हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मनोज सर में। मैं हूं गौरव सिंह और आपके सामने लेकर आया हूं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 और इस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। ठीक है, यानी करंट, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा इस चैप्टर का नाम है। और आज जो है इसमें हमारा पार्ट नंबर 3 है, क्योंकि इससे पिछले वीडियो में मैंने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 कराए हैं, जिसमें मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट रिलेशन कराया था जिसका नाम है विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट टॉपिक जो कराया था पिछले वीडियो में, वो कराया था मैंने आपको कि अनुगमन वेग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर किस प्रकार निर्भर करता है, या हमने ये भी बताया था उसी में कि अनुगमन वेग, ठीक है, अनुगमन वेग और जो श्रांति काल होता है, ठीक है, श्रांति काल पर किस प्रकार निर्भर करता है, ये हमने आपको क्या कराया था, पिछले टॉपिक में कराया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे दोनों ही डेरिवेशन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, आप उनको ज़रूर कर लें। अगर आपने वो नहीं देखे हमारे दोनों डेरिवेशन, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है वीडियो का, तो आप उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो हमारे ज़रूर देख लें। ठीक है, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो देखें तो चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा और आज का टॉपिक भी उसी से रिलेटेड है। तो आज का टॉपिक भी हमारा तभी समझ में आएगा जब आपने पिछले टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। तो ठीक है, तो चलिए, और शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल मनोज सर गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट और फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लें सब्सक्राइब। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम आज के वीडियो की तरफ, आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक हमारा अनुगमन वेग का धारा घनत्व में संबंध। दोस्तों, हम जानते हैं कि धारा घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, मैंने आपको सबसे पहला वीडियो पार्ट नंबर 1, जिस दिन मैंने पहला चैप्टर ये स्टार्ट किया था, पहला ही वीडियो था हमारा, उसमें मैंने कराया था धारा घनत्व कराया था उसमें। ठीक है, तो वहाँ धारा घनत्व क्या था, धारा घनत्व को J से प्रदर्शित करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है I/A। ठीक है, ये था फॉर्मूला धारा घनत्व का। तो आज हमें क्या निकालना है, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध निकालना है। ठीक है, परंतु हम क्या जानते हैं, परंतु I बराबर क्या होता है, NEAVD। इसका मतलब क्या है, ये अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध का फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर I की जगह पर मैं अगर इस फॉर्मूले को रख दूं तो देखिए क्या होगा, तब धारा घनत्व J बराबर कितना हो जाएगा, I की जगह लिख देंगे NEAVD अपॉन क्या हो जाएगा, A। तो A से A खत्म, तो J बराबर हो गया हमारा NE और VD, और यही हो गया हमारा, देखिए, अनुगमन वेग VD और धारा घनत्व J में संबंध। तो यही है हमारा आज का टॉपिक जो हमें निकालना था, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध, यानी रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। ठीक है, तो इन दोनों में रिलेशन निकालना था, जो कि हमारा हो चुका है। ठीक है, अब देखिए इससे आगे का हम टॉपिक लेते हैं। तो देखिए आगे आता है हमारा गतिशीलता। तो हम देखते हैं गतिशीलता क्या है, ये नोट कर लिया होगा आपने। बात कर लेते हैं गतिशीलता की, अगला टॉपिक है हमारा गतिशीलता। तो गतिशीलता को हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है VD/E। क्या होता है गतिशीलता, म्यू बराबर VD/E। ठीक है, तो क्या होगी इसकी परिभाषा, देखिए आप फॉर्मूले से देख पा रहे हैं, VD/E, यानी कहने का मतलब क्या है, ऊपर अनुगमन वेग और यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं, उसको म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो परिभाषा क्या बनेगी, अनुगमन वेग तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को ही गतिशीलता कहते हैं और इसको म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गतिशीलता। ठीक, और गतिशीलता के बाद अब हम लेते हैं अगला टॉपिक, ओम का नियम। लेकिन इससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक काम और कर देते हैं, इसका दूसरा फॉर्मूला निकाल देते हैं, म्यू बराबर VD। तो VD कितना होता है हमारा, VD का मैंने कल आपको एक रिलेशन बताया था, VD यानी कल जो डेरिवेशन कराया था क्या था, वो अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध कराया था। तो वहाँ फॉर्मूला क्या था, VD बराबर, VD था E/τ/m, ये था। तो अगर मैं यहाँ पर इस VD की जगह ये वाला फॉर्मूला लिख देता हूँ तो क्या होगा, देखिए E/τ/m, और E का क्या है, इसमें भाग हो रहा है, तो E से E खत्म हो जाएगा, तो म्यू बराबर E टॉर्क अपॉन
एम आ जाएगा। तो जो हमारा क्या बन गया, दूसरा गतिशीलता का फॉर्मूला बन गया। तो देखिए गतिशीलता के 2 फॉर्मूले आ गए यहाँ से, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक। और यहाँ लिख देंगे इसका रीजन कि वी क्या होता है अनुगमन वेग, ई टॉ अपॉन एम। तो इसलिए मैंने यहाँ पर वी डी की जगह पे ये वैल्यू रख करके इसे सॉल्व कर दिया है। तो ई टॉर्क अपॉन एम, ठीक है, ई टॉर्क अपॉन एम आ जाता है। अब लेते हैं हम अगला टॉपिक जो है ओम का नियम। ओम का नियम, ओम्स लॉ, ठीक है, ओम का नियम यानी कि ओम्स लॉ। देखिए ओम का नियम क्या है, समझेंगे इसको। जब हम किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, विभवांतर, तो चालक में विद्युत धारा उत्पन्न होती है, भाई चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। हमने किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाया, ठीक है, तो जैसे चालक से विभवांतर लगाते हैं चालक से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। तो देखिए ये जो चालक के सिरों पर आपने विभवांतर लगाया है, तो विभवांतर लगाने के बाद चालक में प्रवाहित धारा जो होती है वो सदैव लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो क्या कहेंगे, किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाने के पश्चात चालक में प्रवाहित धारा चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, जब तक कि चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए। तो यही होता है हमारा ओम का नियम, ठीक है। तो देखिए भौतिक अवस्था में परिवर्तन का मतलब होता है जैसे कि उसका ताप, उसका दाब, उसका आयतन नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। तो ताप, दाब, आयतन, उसका घनत्व पदार्थ का नहीं बदलना चाहिए। तो सदैव चालक के सिरों पर लगाया विभवांतर, ठीक है, जो विभवांतर लगाएंगे तो धारा प्रवाहित होगी, तो धारा सदैव विभवांतर के क्या रहती है, अनुक्रमानुपाती रहती है, और यही होता है हमारा ओम का नियम, ठीक है। तो इसके बाद देखिए हम क्या लिखेंगे, v, यहाँ से इसको जब हम अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा जहां पर मैं लेता हूं r को, ठीक है, क्या लेते हैं हम यहाँ पर r ले लेते हैं और लिख देंगे जहां r एक क्या है, नियतांक है, r एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, इसी को कहते हैं प्रतिरोध, ठीक है। और यहां से अगर मैं इस R का मान निकालूं तो V/I हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहां से प्रतिरोध R का मान क्या होगा, V/I होगा। तो वैसे ओम का नियम आपको समझ में आया होगा कि अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों पर विभवांतर लगाने के पश्चात उत्पन्न धारा सदैव विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात V/IR। R को नियतांक, R एक नियतांक होता है, इसी को प्रतिरोध कहते हैं चालक का, और R बराबर V/I हो जाएगा, ठीक है। तो यही होता है दोस्तों ओम का नियम। तो आप समझ गए होंगे ओम का नियम क्या है। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक लाइन और बोली है ओम के नियम में कि चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए। दोस्तों अगर आपने जैसे कि चालक का ताप बदल दिया, उसका दाब बदल दिया, उसका आयतन बदल दिया, तो उसका घनत्व बदल दिया आपने, तो दोस्तों सदैव V और I एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती नहीं रहते हैं, तो ये कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है। और आप जानते हैं कि जब कोई दो चीजें आपस में क्या हो, अनुक्रमानुपाती हो, तो उनके बीच बना जो ग्राफ आता है सदैव क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। मान लीजिए ये क्या है, विभवांतर लिया हमने इस साइड में और ये ले रहे हैं हम धारा, तो V और I के बीच में जब आप ग्राफ खींचोगे तो सदैव क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आता है, यानी कि बिल्कुल सरल रेखा आती है, सीधी सरल रेखा आती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम V और I में ग्राफ भी खींच सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये V और I में क्या हो गया, ग्राफ हो चुका है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लेते हैं अगला पॉइंट जिसका नाम है ओम का नियम। हो गया, ओम के नियम को सत्यापन करना है। जैसे कि हमने R बराबर V/I लिखा है ना ये, ठीक है, और क्या है V अनुक्रमानुपाती I ओम का नियम है। इसको हमें क्या करना, सत्यापित करना, मतलब इसका एक डेरिवेशन करना है हमें, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं इसका सत्यापन। कैसे करेंगे जरा देखेंगे ध्यान से। उत्पत्ति हम लिख सकते हैं, ओम के नियम की उत्पत्ति कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा क्या करना हमें। देखिए हमने अनुगमन वेग का फॉर्मूला अभी पढ़ा था, अनुगमन
अनुगमन वेग का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, VD बराबर होता है VD बराबर होता है E टॉ अपॉन m, यही होता है ना। यहां से हम VD को क्या कर सकते हैं, V अपॉन L भी कर सकते हैं, क्योंकि V अपॉन L क्या होता है, E के बराबर होता है। तो E को हम V अपॉन L कर देते हैं, तो EV टॉ अपॉन ml हो जाएगा। और यहां से हम फॉर्मूला लगाएंगे, तब I बराबर NEA VD से। तो देखिए दोस्तों, ये क्या है, विद्युत धारा और अनुगमन वेग का संबंध है, I बराबर NEA VD से। तो यहां से हम I बराबर क्या लेंगे, NEA VD, और VD का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पर EV टॉ अपॉन ml। ठीक है, यहां से हमने एक काम कर दिया, I और यहां से इस V को भी हमने क्या कर दिया, नीचे कर लिया। ठीक है, V को नीचे कर दिया तो कितना हो जाएगा, NE का स्क्वायर हो गया, एक ही यहाँ पर और एक ही यहाँ पर, तो NE स्क्वायर हो गया। ठीक है, NE स्क्वायर A टॉ अपॉन कितना हो गया, ML हो जाता है। तो यहाँ से I अपॉन V हो गया। इसको दोस्तों हम क्या कर देंगे, इसको रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर दीजिए। तो V बटे I का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ML अपॉन NE स्क्वायर A टॉ। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो m है ये क्या है, किसी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, L चालक की लंबाई है, जो कि क्या रहेगी, फिक्स हो जाएगी। एक बार हमने चालक ले लिया जिस लेंथ का, तो फिर वो चालक की लंबाई क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। n क्या है, एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, जो कि फिक्स रहती है। E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, जो कि क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स है। और A चालक के पदार्थ का क्या है, ये यानी चालक का क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, जो कि हमने चालक लिया होगा, तो उसी जब चालक लेते हैं तो चालक का एक बार में ही क्या हो गया, हमने चालक सेलेक्ट कर लिया, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी क्या हो गया, उसके लिए फिर कांस्टेंट हो गया। और टॉर्क क्या है, टॉर्क क्या है, ये श्रांति काल है। ठीक है, और ये भी चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, यानी पदार्थ चालक किसी अन्य पदार्थ का है तो टॉर्क का मान कुछ और होगा, और अन्य पदार्थ का होगा तो उसके लिए कुछ और होगा। यानी कहने का मतलब, एक बार आपने जिस पदार्थ का चालक ले लिया उसके लिए टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, निश्चित रहती है, यानी फिक्स रहती है। तो कुल मिलाकर ये सारा कुछ जो लिखा हुआ हमारे सामने, ये क्या लिखी हुई है, वैल्यू राइट साइड में लिखी हुई है, कांस्टेंट राशि लिखी हुई है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, V अपॉन I बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट यानी नियतांक लिखा हुआ। और दोस्तों इसी नियतांक को हम क्या नाम देते हैं, R नाम देते हैं। V बटे I बराबर R। तो ये जो R जो लिया था मैंने पीछे, V इक्वल टू I R, तो उस R की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, उस R की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, R बराबर क्या होगा, ml अपॉन NE स्क्वायर A टॉ। तो वहां हम जो R पढ़ते थे दोस्तों, उसका मान क्या है, एक्चुअली में इतना होता है, इस कांस्टेंट का मान। तो ओम्स लॉ में V इक्वल टू I R जो होता है, R का मान इतना होता है। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो यहां से हम इसको क्या कह सकते हैं, ओम्स लॉ। यही क्या है दोस्तों, यही ओम का नियम है, ओम का नियम है। तो इस तरीके से हम यहाँ से ओम के नियम का क्या कर सकते हैं, सत्यापन भी कर सकते हैं। तो हमने ये उत्पत्ति कर दी, यानी सत्यापित कर दिया कि ओम का नियम इतना होता है। और यहाँ पर मैंने कांस्टेंट R की वैल्यू आपको बताई है, ml अपॉन NE स्क्वायर टॉर्क होगी, NE स्क्वायर A टॉर्क होगी। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ पर ओम्स लॉ का सत्यापन भी कर लिया है। और इसके बाद जो हम आते हैं वो अगला टॉपिक लेते हैं, और अगला टॉपिक क्या है, विद्युत प्रतिरोध है। क्या है, विद्युत प्रतिरोध है। तो देखिए समझते हैं विद्युत प्रतिरोध को। मैं इसको यहां से मिटा देता हूं। तो अभी जो हमने R जो पढ़ा है, नियतांक, जिसको हम विद्युत प्रतिरोध बोलते हैं, तो इसकी परिभाषा निकालनी है हमने। तो लिख लेते हैं हम विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस विद्युत प्रतिरोध। ठीक है, चलिए देखिए अभी मैंने क्या देखा था,
ओम के नियम से हमने देखा था, ओम के नियम से, ओम के नियम से एक चीज देखी हमने, क्या था कि R = V/I था, R = V/I, ठीक है, ये था फॉर्मूला। तो दोस्तों यहां से विद्युत प्रतिरोध R की परिभाषा क्या बनेगी, तो देखिए कैसे करेंगे हम। ये क्या है, ये चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर है, और ये क्या है, चालक में प्रवाहित होने वाली धारा है, और इन दोनों के अनुपात को ही हमने R के बराबर लिखा है, मतलब प्रतिरोध के बराबर लिखा है। तो परिभाषा हम यहीं से बना सकते हैं, इस फॉर्मूले से, तो बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगी। तो क्या बनेगी, देखिए ध्यान से देखिएगा क्या है। किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा चालक में प्रवाहित धारा के अनुपात को ही चालक का प्रतिरोध कहते हैं, और इसको कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप परिभाषा बना पाए होंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप वीडियो को रोक करके पीछे से दोबारा देख लीजिए, ये परिभाषा आप नोट जरूर करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या निकाल दी, प्रतिरोध R की परिभाषा भी निकाल दी। और दोस्तों अगर हम बात कर लें इसके मात्रक की, तो मात्रक क्या रहेगा, देखिए ये क्या है, ऊपर विभवांतर है, विभवांतर का होता है वोल्ट, क्या होता है, वोल्ट, और नीचे क्या है, धारा, धारा का होता है एम्पियर, एम्पियर। तो इसका मतलब क्या हो गया, वोल्ट, वोल्ट पर एम्पियर क्या हो गया इसका दोस्तों, मात्रक हो जाता है, ठीक है। या इसको हम क्या कहते हैं, वोल्ट पर एम्पियर को ही हम बोलते हैं ओम, क्या बोलते हैं, ओम, हिंदी में लिख देता हूं मैं इसको ओम। इसका मात्रक क्या होता है, ओम भी होता है, ठीक है, क्योंकि ओम ने, जॉर्ज साइमन ओम ने ही इसके बारे में बताया था, विद्युत प्रतिरोध के बारे में, तो उन्हीं के नाम के आधार पर इसका मात्रक भी क्या रख दिया, ओम रख दिया है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत ही आसान से टॉपिक है, सारे ही काफ़ी अच्छे खासे, और आपने 10th क्लास में भी पढ़ रखे होंगे ये, ठीक है। ओम का नियम वगैरह आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी समझने में। चलिए इसका हम विमीय सूत्र लिखें तो कैसे लिखेंगे, विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र क्या होगा, देखिए mL/T-3 A-2 होगा, ठीक है। आप चाहें तो इसको वैसे भी निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से, यहाँ विभव का लिख लीजिए, यहाँ विद्युत धारा का लिख लीजिए, ठीक है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर क्या निकाल पाएंगे, इसका विमीय सूत्र भी निकाल लेंगे, जो कि बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। पहले V का लिखो, फिर I का लिखो, और दोनों को कर दीजिए सॉल्व, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपने निकाल दिया है विद्युत प्रतिरोध का, ठीक है, सूत्र, विद्युत प्रतिरोध का सूत्र लेकर के आपने परिभाषा ले ली है, परिभाषा के बाद आपने मात्रक और विमीय सूत्र भी निकाल दिए हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि क्या है, 1 ओम की परिभाषा। क्या है, 1 ओम की परिभाषा। तो देखिए 1 ओम किसके बराबर होगा, देखिए आप ये देखिए, ओम किसके बराबर है, वोल्ट पर एम्पियर के, ठीक है। तो मैं यहाँ इसको सही से लिखता हूँ, 1 ओम कितना होगा, इसको हम लिख सकते हैं वोल्ट पर एम्पियर के बराबर है ना, तो हम लिखेंगे 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। तो इस हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, 1 ओम की परिभाषा भी लिख सकते हैं। तो देखिए क्या होगी 1 एम्पियर की परिभाषा, हम जानते हैं ओम किसके बराबर, वोल्ट पर एम्पियर के बराबर है, तो मुझे 1 ओम की परिभाषा निकालनी है ना, तो इसलिए मैंने 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर कर दिया है, ताकि मैं 1 ओम की डेफिनेशन निकाल पाऊँ। तो देखिए 1 ओम की परिभाषा निकालना बड़ा ही आसान है, इस फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीके से, आप बस सुनते जाइएगा क्या है। देखिए 1 वोल्ट क्या है, ये 1 वोल्ट विभवांतर है, जो कि हमने चालक के सिरों पर लगाया होगा, ठीक है। और 1 एम्पियर क्या है, ये 1 एम्पियर विद्युत धारा है, जो वोल्टेज लगाने पर प्रवाहित होगी चालक के अंदर, और ये क्या है, 1 ओम इस चालक का प्रतिरोध होगा, और इन दोनों के अनुपात को ही 1 ओम कह रहे हैं। तो देखिए इसकी परिभाषा कैसे बनेगी, किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से यदि चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाएगा, ठीक है। तो दोबारा सुन लीजिए, मैं एक बार और बता रहा हूं, ढंग से ध्यान दें। यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो जाती है, तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से मैंने, ठीक है, परिभाषा बता दी है, तो आप इसको ज़रूर कर लें। तो चलिए हम लेते हैं इससे अगला टॉपिक क्या है। अगला जो टॉपिक है वो आपके सामने है, क्या है, विद्युत चालकता। तो देखिए विद्युत चालकता क्या है, जो अभी हमने क्या बताया था, विद्युत प्रतिरोध बताया था,
तो विद्युत प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है, मतलब उसका उल्टा जो होता है, ठीक है, विद्युत चालक के व्युत्क्रम को ही विद्युत चालकता कहते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, देखिए विद्युत चालकता को पहले तो हम ध्यान दें किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल जी से करते हैं भाई। तो जी इक्वल टू कितना होता है 1/कैपिटल आर। आर क्या है, ये विद्युत प्रतिरोध है, और ये 1 करके लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ व्युत्क्रम, और ये किसके बराबर है, जी यानी कि विद्युत चालकता के बराबर है। तो परिभाषा यहाँ से क्या बन गई, देखिए विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विद्युत चालकता कहते हैं और इसको कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब देखिए मात्रक की अगर हम बात कर लें, देखिए मात्रक क्या होगा इसका, तो प्रतिरोध का उल्टा है ना, जब प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो ओम होता है, क्या होता है, ओम होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। ओम इनवर्स क्या होगा, इसका मात्रक होगा, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओम को हम उल्टा करके लिख दें, क्योंकि ये व्युत्क्रम है ना, तो इसको भी उल्टा करके लिख दीजिए, MHO मोहो, क्या हो जाएगा, मोहो। तो ध्यान रखना इसके दो मात्रक हो गए, ओम इनवर्स भी होता है क्योंकि आर का क्या है, व्युत्क्रम है, आर का क्या है, ओम, तो ये ओम इनवर्स हो जाएगा ऊपर जा करके, या हम इसको एक काम कर लेंगे, ओम का उल्टा होगा यानी कि MHO, उल्टा करके लिख दो MHO मोहो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मोहो आदि में और हो, इस तरीके से लिखा जाता है मोहो, ठीक है। तो इसके दो मात्रक हो जाते हैं। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। और इसके बाद देखिए इसके विमेय सूत्र की बात कर लेते हैं। विमेय सूत्र क्या होगा, जैसे कि हमने यहाँ पर निकाला आर का निकाला हमने क्या, विद्युत प्रतिरोध का ML2 T-3 Mi2। अब जब इसका मात्रक क्या होगा, इसका उल्टा हो गया, तो विमेय सूत्र भी क्या आएगा, इसका उल्टा आएगा। तो विमेय सूत्र क्या आएगा, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, विमेय सूत्र, विमेय सूत्र, ठीक है। तो क्या रहेगा, देखिए इसका उल्टा कर दो, M-1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, M-1 हो जाएगा, L-2 हो जाएगा, T⁻3 हो जाएगा और A⁻2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका विमेय सूत्र लिख सकते हैं, जो कि मैंने इसका क्या लिखा, उल्टा लिखा है विद्युत प्रतिरोध का। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, तो विद्युत प्रतिरोध का उल्टा ही हो जाएगा, M-1 L-2, ठीक है, और T⁻3 और A⁻2, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसका विमेय सूत्र भी निकाल लिया है। और आगे हम लेते हैं विद्युत यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है विशिष्ट प्रतिरोध, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको भी ज़रूर ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। तो क्या है, देखिए विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, और इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो दोस्तों हम यहाँ से एक काम करते हैं, देखिए मैंने आपको एक विद्युत प्रतिरोध का फॉर्मूला बताया था, R बराबर, ठीक है, ML/NE² A टॉर्क, ये बताया था मैंने अभी, ठीक है, ये बताया था मैंने विद्युत प्रतिरोध का जब उत्पत्ति कराई थी मैंने ओम के नियम की, तो वहाँ बताया था R बराबर ML/NE² A टॉर्क, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ से देखें, हम यहाँ पर चालक कुछ इसमें देखो जो कांस्टेंट है, नहीं सारा वैसे तो कांस्टेंट है, लेकिन इसमें हम चाहें तो कुछ चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हम चालक की लंबाई को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A को हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम और किसी चीज़ को नहीं चेंज कर पाएंगे, करेंगे तो उसके लिए हमें चालक ही बदलना पड़ेगा, चालक जिस पदार्थ का है उसको हमें बदलना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमने एक बार कॉपर का क्या ले लिया है, वायर ले लिया, मतलब कॉपर का चालक ले लिया है, तो हमने कॉपर का चालक ले लिया है ना, तो इंटरनल प्रॉपर्टी नहीं बदलेंगे, जैसे कि चालक के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नहीं बदलेगा, एकांक आयत में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संख्या n भी नहीं बदलेगी, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E का मान भी नहीं बदलेगा, और शांतिकाल टॉर्क का मान भी क्या रहेगा, फिक्स हो जाएगा जब आपने एक धातु का चालक ले लिया तो, ठीक है। बाकी सारे क्या है, इंटरनल प्रॉपर्टी है, केवल L और A को छोड़ करके, L और A भी कांस्टेंट ही हैं हमारे, बट हम इनको क्या कहेंगे, ये हमारे
ये एक्सटर्नल प्रॉपर्टी में आते हैं, इंटरनल प्रॉपर्टी में नहीं है, तो इनको हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं। तो बात करेंगे हम केवल ए और एल की। तो देखिए चालक का प्रतिरोध जो आर होता है, ठीक है, ये हमेशा अनुक्रमानुपाती रहता है चालक की लंबाई के, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब है कि जितना अधिक लंबाई का आप चालक यूज करेंगे उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो चालक की लंबाई कम से कम रखें तो प्रतिरोध का मान कम से कम रहेगा और आपको विद्युत धारा ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि जो हम बैटरी या इन्वर्टर पर जो हम कोई भी सामान चलाते हैं, कोई भी, ठीक है, बिजली का उपकरण चलाते हैं, तो हम ये कहते हैं कि तार की लंबाई को कम से कम लें, ठीक है। तार ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए वरना बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी। तो इसका रीज़न यही होता है दोस्तों कि जितना ज़्यादा लंबाई होगी चालक की उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। और जब प्रतिरोध ज़्यादा है तो प्रतिरोध क्या काम करता है दोस्तों, प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध देखिए मैंने आपको बताया था V/I, V और I का जो अनुपात होता है वो प्रतिरोध होता है। वैसे प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध एक किसी चालक के पदार्थ का आंतरिक गुण होता है जिसके कारण वह विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है। जो यानी कहने का मतलब यह तार के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, यानी चालक के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो विद्युत धारा को रोकने की कोशिश करती हैं, उस रुकावट को ही हम बोलते हैं प्रतिरोध। अगर साधारण भाषा में बात करूं प्रतिरोध है क्या, तो ठीक है, तो क्या है प्रतिरोध, किसी चालक का वह आंतरिक गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं चालक का प्रतिरोध। अब देखिए विद्युत धारा को रोकेगा तो इसका मतलब क्या, विद्युत धारा कम प्रवाहित होगी क्योंकि ये विद्युत धारा को रोक लेगा। तो जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा चालक का विद्युत धारा उतनी ही कम मिलेगी आपको चालक से, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो चालक का प्रतिरोध होता है, मतलब रुकावट जो होती है वो क्या होती है, लंबाई के अनुक्रमानुपाती। जितना ज़्यादा लंबाई का चालक तार लोगे प्रतिरोध उतना ज़्यादा आएगा, मतलब धारक मान में उतनी ज़्यादा रुकावट पैदा होगी, मतलब धारा का मान उतना ही कम आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि ये इसका क्या है, अनुक्रमानुपाती है, और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा है प्रतिरोध जो होता है सदैव ए के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है दोस्तों। क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी कह सकते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना कम होगा प्रतिरोध का मान उतना ज़्यादा होगा, ठीक है, और धारा आपको उतनी ही क्या मिलेगी, कम। धारा हमको क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या लेते हैं, चालक का ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट कम होगी। जब रुकावट कम होगी तो विद्युत धारा ज़्यादा मिल जाएगी आपको। तो कहने का मतलब ये कि परिपथ में विद्युत धारा का मान हमें क्या चाहिए, ज़्यादा प्रवाहित कराना है या प्रवाहित होने वाली धारा का मान अधिकतम होना चाहिए। तो उसके लिए दो ही शर्त है कि लंबाई को क्या कर लें, कम कर लें चालक की लंबाई को, ठीक है, ताकि प्रतिरोध कम हो जाए, और क्षेत्रफल को बढ़ा लें ताकि क्षेत्रफल बढ़ाने से प्रतिरोध कम हो जाए और विद्युत धारा आपको ज़्यादा मिल जाए। तो इस तरीके से दोस्तों हम क्या करते हैं, दो कंडीशन ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, मिलाने पर, समीकरण को मिलाने पर उपर्युक्त समीकरणों को यहाँ लिख देते हैं, उपर्युक्त समीकरणों को मिलाने पर। तो जैसे हम समीकरणों को दोनों को मिलाएंगे तो R अनुक्रमानुपाती L/A हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और आप जानते हैं कि जब ये अनुक्रमानुपाती हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को मैं रो ले लेता हूँ, L/A। तो इस तरीके से हमारा विद्युत प्रतिरोध का फॉर्मूला एक नया आ जाता है, रो L/A। और मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या लिखूँगा मैं, कि जहाँ रो एक नियतांक है, क्या है दोस्तों, ये नियतांक है जिससे चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और दोस्तों यही हमारा क्या है, टॉपिक है कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो यहां से आपको पता चला कि रो क्या है, यही है विशिष्ट प्रतिरोध जिसकी हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं रो का मान निकालूं दोस्तों, क्या आएगा, रो बराबर RA/L हो जाएगा। और यहाँ से हम चाहे तो यहाँ से विशिष्ट प्रतिरोध रो की एक परिभाषा निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा निकाल सकते हैं, ठीक। तो चलिए आइए देखते हैं हम क्या है परिभाषा, कैसे लिखेंगे कि यदि मैं इसमें एक काम करूं, यदि चालक की लंबाई ले लूं मैं 1 मीटर, यानी कि एकांक चालक की लंबाई क्या ले ली मैंने, एकांक यानी 1 मीटर ली है। और इसी तरीके से मैंने क्या ले लिया, क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी क्या ले लिया मैंने, 1 मीटर स्क्वायर यानी कि एकांक,
ठीक। तो यहाँ से परिभाषा बन जाएगी। तो जैसे हम दोनों कंडीशनों को लेंगे, हम 1-1 करेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध रो जो हो जाएगा हमारा आर के बराबर आ जाएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर ए को भी 1 कर लिया, एल को भी 1, तो ए और एल 1-1 होने की वजह से रो बराबर आर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ। और मैं एक बार चेक कर लूँ आपको ये लाइन दिख रही है या नहीं, बिल्कुल आराम से क्लियर आपको दिखाई दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब देखिए इसको हम कैसे परिभाषा बनाएंगे, विशिष्ट प्रतिरोध रो की परिभाषा क्या रहेगी। देखिए ध्यान से देखिएगा, यदि मैंने चालक की लंबाई एकांक लिया और उसका एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लिया है चालक का, ठीक है, तो चालक का प्रतिरोध ही उसके विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। तो कैसे हम इसकी परिभाषा बोलेंगे, ठीक है, कैसे हमें लिखनी है जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या लिया, एल बराबर 1 मीटर या एकांक लंबाई, ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर या फिर एकांक क्षेत्रफल। तो इसको हम देखिए कैसे बोलेंगे, जैसे हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई तो रो बराबर आर हो गया। तो परिभाषा कैसे बोलेंगे जरा ध्यान से देखिएगा, एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है, ठीक है। और इस तरीके से हमने इसकी परिभाषा भी बना दी है विशिष्ट प्रतिरोध की, ठीक है। दोबारा देखिए, किसी चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध परिमाण में चालक के विद्युत प्रतिरोध के बराबर होता है, जबकि चालक की लंबाई एकांक तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एकांक हो, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप परिभाषा को बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही परिभाषाएं क्या हैं, ठीक है, ठीक है। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। और यहाँ से मैंने चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध भी बता दिया है, ठीक है। और एक चीज़ जो मुझे बतानी थी वो क्या है इसमें, वो क्या है कि क्या रह गया इसमें, हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक पॉइंट है जो आप लिख लें कि ताप पर प्रभाव क्या होता है, यानी ताप को बढ़ाने से या घटाने से चालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी इसमें इम्पोर्टेंट है। और कई बार ये यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड में आया भी है कि चालक के विद्युत प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि चालक का ताप बढ़ाने से प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, ठीक है, ठीक। चालक का अगर आप ताप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका, तो चालक का ताप बढ़ने से प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जब प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा तो इसका मतलब धारा कम मिलेगी आपको, ठीक है, क्योंकि प्रतिरोध यानी कि रुकावट बढ़ गई ना, विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट बढ़ गई। जब रुकावट बढ़ गई है तो इसका मतलब धारा का मान आपको क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी चालक का क्या बना दें, ताप बढ़ा दें, तो हमें उस चालक से विद्युत धारा का मान कम प्राप्त होगा, क्योंकि चालक का ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ गया, प्रतिरोध बढ़ने से रुकावट बढ़ी, रुकावट बढ़ने से क्या हो गया, धारा का मान घट गया, ठीक है। तो चलिए इतना आपको समझ में आया। अगर यहाँ से मैं एक काम कर लूँ, यहाँ से क्या कर लूँ, इसका मात्रक निकालूँ, मात्रक नहीं, पहले इसका एक और सूत्र निकाल देते हैं हम। तो रो बराबर आर, आर दोस्तों ये क्या है, आर है, और आर का मान मैंने क्या बताया था, आर का मान बताया था ml/n² ए टॉर्क, ये बताया था ना मैंने आर का मान। तो क्यों ना मैं इसकी जगह आर की जगह ये मान लिख दूँ उठा करके, तो ml/n² ए टॉर्क, ठीक है। और क्या बचा, n/a/l। तो देखिए यहाँ से l से l खत्म, a से a खत्म, तो रो बराबर कितना हो जाएगा, m/ne² टॉ आ गया। यही है दोस्तों, एक और फॉर्मूला आ चुका है हमारा, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का। तो रो क्या है, ये विशिष्ट प्रतिरोध है। इसके दो फॉर्मूले आ गए, RA/L, और R का मान यदि हम ml/ne² टॉ रख देते हैं तो रो का मान इतना आ जाता है। और मैं इस चीज़ को यहाँ लिख देता हूँ रीजन में, कि हमारा जो R होता है इसका मान ml/ne² ए टॉ के बराबर होता है, इसलिए हमने यहाँ पर ये वैल्यू रखी है, और इस हिसाब से हमारा क्या आ गया, विशिष्ट प्रतिरोध का मान इतना आ जाता है। दोस्तों अब बात कर लेता हूँ इसके मात्रक की। तो देखिए मात्रक क्या होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका मात्रक। तो मात्रक क्या रहेगा, देखिए यहीं से निकालेंगे, पहले हम यहाँ से निकाल लेते हैं मात्रक। आर का मात्रक क्या, आर क्या विद्युत प्रतिरोध है, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, तो हम लिखेंगे ओम, ओम। और ए क्या है, क्षेत्रफल यानी कि मीटर स्क्वायर, अपॉन क्या हो जाएगा, लंबाई मीटर, 1 मीटर से मीटर खत्म हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, ओम मीटर। तो दोस्तों यही हो गया इसका क्या, मात्रक, ओम मीटर इसका मात्रक होता है,
तो विशिष्ट प्रतिरोध रो का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम इसके विमीय सूत्र की। विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र क्या होगा, देखिए ध्यान से देखें, विमीय सूत्र क्या होगा, देखिए आर का क्या होता है, ओम, क्या हो गया, यानी कि आर का मैंने लिखा था, आर का मैंने क्या लिखा था, मैं आपको एक बार और याद दिला दूं, mL2T-3 और A-2, शायद यही है, एक बार मैं और चेक करूं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था mL2T-3, देख लेता हूं मैं एक बार और क्या है, ये है mL2T-3 और A-2, सही लिखा मैंने, mL2T-3 A-2, ठीक है, यही होता है। तो ये प्रतिरोध R का है, तो हम इसका अगर विमीय सूत्र लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए पहले हम क्या लिखेंगे, R का लिखेंगे, जो कि क्या है mL2T-3 और A-2, ठीक है, R का हो गया, और उसके बाद है A क्या है, क्षेत्रफल यानी कि L2, और उसके बाद क्या है हमारा लंबाई L, तो यहाँ से एक L से एक L खत्म हो जाएगा, और हम क्या निकाल सकते हैं इसका विमीय सूत्र, M, L के 2 और 2 4, 4 में से गया 3, mL3, ठीक है, भी L कितने हो गए, 2 और 2 4, 4 में 1 कम हो जाएगा ऊपर जाके -1, तो mL3 रह गया, mL3, T की पावर देखिए कितना है, T तो आपका सिंगल यही है और तो कोई है ही ना T, तो T की पावर -3, mL3 T की पावर -3। अब बात कर लेते हैं A की, देखिए A क्या है हमारा यहाँ पर, केवल A-2 ही है, तो यही आ जाएगा हमारा यहाँ, इस तरीके से mL3T-3 A-2। एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ कोई मिस्टेक तो नहीं रह गई इसमें, बाकी तो वैसे ठीक लिखा है मैंने, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है इसमें। mL3T-3 और A-2, ठीक है, mL3T-3 A-2 सही लिखा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए आप इतना कर लीजिए, विशिष्ट प्रतिरोध हो गया दोस्तों। तो यहाँ से मैंने देखिए आपको कई चीज़ें बता दी हैं इसमें, आज के इस टॉपिक में, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। और इसके बाद में हम एक छोटा सा टॉपिक और ले लेते हैं, जैसे हमने विद्युत प्रतिरोध का उल्टा पढ़ा था क्या, चालकता, ऐसे हम विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा भी पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं विशिष्ट चालक, विशिष्ट चालकता, ठीक है। तो चलिए क्या है विशिष्ट चालकता भी देख लेते हैं इसी टॉपिक में, छोटा सा है, इसको भी देख लीजिए साथ के साथ। क्या है टॉपिक अगला, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, ठीक है, स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी, ठीक, चलिए ठीक, चलिए रेसिस्टिविटी नहीं कंडक्टिविटी आएगा, चालकता है यानी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक है। चलिए देखो इधर देखें दोस्तों, हम क्या लिख रहे थे, देखिए पहले हम चालकता के बारे में बात करते हैं। चालकता का मैंने फॉर्मूला लिखा था, चालकता, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, चालकता 1/, क्या, विद्युत प्रतिरोध, क्या बताया था मैंने, विद्युत प्रतिरोध, ठीक है, यानी कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। और दोस्तों यहाँ है हमारा विशिष्ट चालकता, क्या है, विशिष्ट चालकता। तो फिर यहाँ से विशिष्ट चालकता की परिभाषा क्या बनेगी, विशिष्ट चालकता, तो 1/, प्रतिरोध ना करके क्या लिखेंगे हम, विशिष्ट प्रतिरोध लिख देंगे यहाँ पर, बस यही हो गया हमारा विशिष्ट चालकता का, ठीक है, फॉर्मूला। तो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। देखिए जैसे कि था हमारा क्या, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं, इसी प्रकार से हमारा विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि मैंने कोई नई चीज़ नहीं लिखी है यहाँ पर, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर विशिष्ट चालकता की परिभाषा आपके सामने बना दी है, ठीक है। तो देखिए क्या है, एक बार और देख लीजिए, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। और देखिए विशिष्ट चालकता को हम प्रदर्शित किससे करते हैं, मैं एक बार देख लूँ किससे प्रदर्शित कर रखा है इसको, वैसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो मैं यहाँ पर सिग्मा ले लेता हूँ, ठीक है, आपकी बुक में भी इसमें सिग्मा दे रखा है। तो विशिष्ट चालकता को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा क्या होगा, 1/, विशिष्ट प्रतिरोध, और विशिष्ट प्रतिरोध को रो से करते हैं, तो सिग्मा बराबर 1/रो, ठीक है। या फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं, सिग्मा बराबर 1/रो, रो है, और रो का मान क्या बताया था मैंने आपको,
रो बताया था m/n/e² टॉ। इस हिसाब से ये चला जाएगा ऊपर, तो सिग्मा बराबर कितना आ जाएगा हमारे यहाँ से, सिग्मा बराबर ne² τ/m। तो इस तरीके से हमारा एक और नया फॉर्मूला आ चुका है विशिष्ट चालकता का, सिग्मा बराबर ne² τ/m। तो यहाँ से मैंने आपको विशिष्ट चालकता को भी क्लियर कर दिया है कि क्या होती है विशिष्ट चालकता। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहीं पर हम करते हैं इस वीडियो को समाप्त, और आज का वीडियो हमारा रहेगा सिर्फ इतना ही। पार्ट नंबर 4 में मैं आपको लेकर आऊँगा, ठीक है, नई चीज़ें लेकर आऊँगा आपके सामने। जैसे कि मैं आपको टॉपिक के नाम भी बता देता हूँ, क्या है टॉपिक का नाम है, इसमें छोटी छोटी चीज़ें रहेगी जो आपने 10th क्लास में पढ़ी हैं। विद्युत ऊर्जा तथा जूल का नियम हो गया, विद्युत शक्ति हो गया, ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं। तो मैं अपनी अगली वीडियो में इस, ठीक है, इन टॉपिकों को बता दूंगा, और उसके बाद दोस्तों फिर हम चलेंगे नेक्स्ट चीज़ों पर, अगली स्टेप पर आएंगे हम, क्या है, और मैं बता देता हूँ क्या है। इसमें आएगा किरचॉफ के नियम वगैरह आएंगे, सेल का विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर, ठीक है, सेलों का श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन, ये सारी चीज़ें आएंगी, और काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं। अगली वीडियो हम लेकर आएंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों को, ठीक है, पढ़ाएंगे हम सारा, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम हर रोज़ के वीडियो में 1-2 चीज़ें इंपॉर्टेंट टॉपिक ज़रूर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको अच्छी लग रही है तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।